स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में डिफरेंस देखा, तो आज हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो नेफ्रॉन्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नेफ्रॉन्स जो है दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कि अगर किडनी ने ब्लड की प्यूरिफिकेशन करनी है तो उसमें नेफ्रॉन जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, फिर उसके फंक्शन देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पर एक डायग्राम से इसको देखते हैं और ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से अपना फंक्शन फॉर्म करेगा। तो नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे तो हमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है इसमें, लाइक दिस इज कॉल्ड द ब्यूमेन्स कैप्सूल। इसके अलावा इसके साथ ही, या ब्यूमेन्स कैप्सूल के साथ ही, यहाँ पर एक कैन्वुलेटेड पोर्शन यानी रीनल ट्यूब्यूल जो है वो कैन्वुलेटेड फॉर्म में ऐसे बल खाई हुई नालियां यहाँ पर हमें मिलती हैं। तो ये वाली जो ट्यूब्स हैं इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, या इंटरनेशनल एब्रिविएशन यूज किया जाता है पीसीटी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट में है नेफ्रॉन के, इसलिए वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल हैं, then they move into a U-shaped tube। तो यहां पर एक U-shaped ट्यूब आती है और इस U-shaped ट्यूब को हम लूप ऑफ फेनले कहते हैं। ये U-shaped ट्यूब है, इसको लूप ऑफ फेनले कहेंगे। यहां ऊपर से जाके थिक होना शुरू हो जाती है। तो ये जो आपको U-shaped ट्यूब नजर आ रही है, दिस इज द लूप ऑफ फेनले। अब इसके बाद ये फिर से थिक होना शुरू हो जाती है और थिक होने के बाद यहाँ फिर से एक कन्वुलेटेड पोर्शन यानी ऐसे बल खाई हुई नालियां शुरू हो जाती हैं, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इनका अगर हम इंटरनेशनल एब्रिविएशन देखें तो इसके लिए यूज किया था डीसीटी। अब ये डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये ओपन होती हैं इनटू ए मेन डक्ट, एक बड़ी डक्ट के अंदर ओपन होती हैं, और वो जो डक्ट है उसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, which is the common duct for many nephrons। बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट होते हैं, और इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। ये जो लूप ऑफ फेनले है, इसके अंदर आपको दो लिम्स नजर आ रही हैं। तो इस लिम्ब के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है। अब इसके बाद ये वाली जो लिम्ब है लूप ऑफ फेनले की, ये इस तरह से पैरेलल मूव कर रही है। दिस इज द ट्रांसवर्स लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले, और ये क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है जिस वजह से इसके लिए वर्ड यूज करते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले। ये असेंडिंग लिम्ब है। अब असेंडिंग लिम्ब के अंदर आपको दो तरह से यहां पर इसकी थिकनेस नजर आ रही है। ये वाली जो है ये थिन लिम्ब है, ये थिन है, और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये थिक लिम्ब है। अब हम आते हैं कि इसके साथ, क्योंकि इसने ब्लड की प्यूरिफिकेशन करनी है, तो इसके साथ ब्लड कैपिलरीज जो है वो किस तरह से कनेक्ट होती हैं। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर है, कुछ मेडुला के अंदर, और स्पेसिफिकली जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसकी जो लूप ऑफ फेनले है वो डीप मूव की होती है मेडुला के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसमें डिटेल में बात की थी। तो अगर हम इसको देखें कि ये पार्ट जो है वो किस तरह से कहां पर ऑर्गेनाइज हैं, तो हम यहां से एक लाइन के अंदर इंडिकेट कर लेते हैं कि यहां से ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स का है। यहां पर हमने इंडिकेट किया लाइन को, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है किडनी का, और ये जो है वो मेडुला। और हमने ये पढ़ा था कि कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जब आते हैं तो जो किडनी इंटरस्टिशियम है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती जाती है। तो उस पर भी हम बात करेंगे वो किस तरह से कॉन्सेंट्रेट होती है। फिलहाल आपने इसके स्ट्रक्चर को देखा। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि ब्लड सप्लाई किस तरह से नेफ्रॉन के साथ जो है वो कनेक्ट है। अब आप जानते हैं कि जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है यहां पर, उस आर्टरी को हम कहते हैं रेनल आर्टरी। अब रेनल आर्टरी ब्लड जो है वो लेके आ रही है टूवर्ड्स द किडनी, किडनी की तरफ लेके आती है। लेकिन जैसे वो किडनी के अंदर एंटर होती है, तो किडनी के अंदर एंटर होते ही वो
आर्टरियोल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ये तो यहां पर ये जो आपको आर्टरियोल्स नजर आ रहे हैं, इस आर्टरियोल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट का मतलब होता है इनटू एफरेंट आर्टरियोल। ये आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज द एफरेंट आर्टरी। ये आर्टरी है, आर्टरी में आगे जो राइज हो रहे हैं वो क्या है, वो आर्टरियोल्स हैं। तो ये हमें यहां पर आर्टरियोल्स मिल रहे हैं। अब आर्टरियोल से आगे क्या बनता है, आर्टरियोल से आगे कैपिलरीज बनती हैं। तो इसका मतलब है फिर इसके बाद यहां पर कैपिलरीज बनना शुरू हो जाएंगे। यहां पर बहुत सारी कैपिलरीज होंगी लाइक दिस। यहां पर क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरी हमें मिलेगी। और यहां पर जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरी है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस जो है, दिस इज द क्लस्टर ऑफ कैपिलरी। क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज इनसाइड Bowman's कैप्सूल। Bowman's कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी का क्लस्टर है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस और Bowman's कैप्सूल को कलेक्टिवली हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये दोनों के लिए रीनल कॉर्पस्कल्स। ये वर्ड याद रखना है। तो रीनल कॉर्पस्कल क्या हुआ कि ग्लोमेरुलस और Bowman's कैप्सूल को कलेक्टिवली हम रीनल कॉर्पस्कल्स कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम यहां पर मिलेगा। अब हम यहां पर देखें कि जो Bowman's कैप्सूल है, इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कह सकते हैं, क्योंकि देखें ये ग्लोमेरुलस है, उसके बाहर की तरफ एक कैप्सूल का काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद यहां से कैपिलरीज फिर से आपस में मिलके आर्टरियोल बना लेती हैं। ये अब ये जो आर्टरियोल अब बना है, इस आर्टरियोल को हम कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट का मतलब होता है आउट ऑफ। तो ये आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल है। तो पहले एफरेंट था, एफरेंट इनटू वो एंटर हुआ, उसने कैपिलरीज बनाई और यहां से फिर ब्लड निकलेगा इस ग्लोमेरुलस से, तो वो इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड निकलेगा। अब यहां पर एक बात आपने याद रखनी है कि यहां मैंने इसको शो भी किया है कि ये जो ल्यूमन है एफरेंट आर्टरियोल का, ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टरियोल। तो आगे उसका ल्यूमन जो है यानी कि बोर जो है वो छोटा होता है। तो याद रखना है कि जो एफरेंट आर्टरियोल होता है, देयर इज द लार्ज ल्यूमन, इसका ल्यूमन बड़ा होता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टरियोल। इससे एक प्रेशर डेवलप होता है यहां पर, जिस पे हम बात करेंगे, जिसकी वजह से यहां फिल्ट्रेशन होती है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो आर्टरियोल्स है, ये फिर से मूव करता है नेफ्रॉन के राउंड और बहुत सी कैपिलरीज बनाना शुरू कर देता है। अब यहां से कैपिलरीज, फिर से कैपिलरीज बनना शुरू हो जाएंगी। यहां कैपिलरीज बनेंगी अराउंड द पीसीटी, पीसीटी के अराउंड कैपिलरी बनी। फिर इसी तरह से ये कैपिलरीज जो है वो डीसीटी के अराउंड बनेगी, ये डीसीटी के अराउंड कैपिलरीज बनी। अब ये जो कैपिलरीज आपको नजर आ रही हैं, जो पीसीटी और डीसीटी के अराउंड यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अराउंड कैपिलरीज बन रही हैं, इन कैपिलरीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी, but glomerulus inside the Bowman's capsule, but they are not inside the PCT DCT, they are around the PCT and DCT। अब उसके बाद ये जो कैपिलरी हैं, ये फर्दर यहां से मूव करेंगी और ये लूप ऑफ हेनले के बाहर कैपिलरीज बनी, लूप ऑफ हेनले के बाहर, लाइक दिस, इस तरह से। अब ये जो लूप ऑफ हेनले के बाहर या उसके अराउंड जो कैपिलरीज बनेंगी, इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा वैसा रेक्टा। और याद रखना है, ये वैसा रेक्टा, जैसे हमने इससे पहले डिफरेंस भी पढ़ा था, दे आर प्रेजेंट ओनली इन जुक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन। अब ये जो वैसा रेक्टा कैपिलरीज होती हैं, यहां से आगे फर्दर अगर हम जाएं तो यहां से फिर विनियोल्स बनते हैं। अब विनियोल्स यहां से बनके और विनियोल से आगे फिर ये किडनी से जब बाहर निकलेंगे, बहुत सारे विनियोल्स आपस में मिलकर एक बड़ी वेन बनाएंगे
और उस वेन को हम रीनल वेन कहते हैं और ब्लड किडनी से बाहर चला जाएगा। तो अगर हम एक सर्कुलेशन की बात करें कि ब्लड किस तरह से किडनी के अंदर सर्कुलेट करता है, किडनी में जो आर्टरी आ रही है वो रीनल आर्टरी है, लेकिन जैसे किडनी के अंदर एंटर होती है आर्टरियोल्स बनते हैं, जो है वो एफरेंट आर्टरियोल है, वो ब्लड को लेके वुमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन के जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट उसके अंदर जाते हैं, फिर वहां से फर्दर कैपिलरीज बनाती हैं, ब्लड सप्लाई मिलती है जो है वो नेफ्रॉन को, और ये ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है और फिर यहाँ से दोबारा से विनियोल्स और रीनल वेन बन के ब्लड को वापस लेके चली जाती। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। फंक्शन में 3 मेन पार्ट हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के जो फंक्शन है 3 स्टेप्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपसे स्टेप्स के नेम भी पूछे जा सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन होगी, और तीसरा पॉइंट जो है वो सक्रीशन। अब यहां पर जो रीअब्जॉर्प्शन है और सक्रीशन है ये दोनों की दोनों सिलेक्टिव होंगे, सिलेक्टिव, बट फिल्ट्रेशन इज नॉट सिलेक्टिव। फिल्ट्रेशन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि यूजफुल भी निकल आएंगी, लेकिन यहां रीअब्जॉर्प्शन उस चीज की जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट होता है, और इसी तरह से सक्रीशन भी होगी। तो ये 3 जो हमारे पास पार्ट हैं इसको आपने जो है वो याद रखना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमने देखा कि ये वुमेन्स कैप्सूल है ये, और ये वाली पीसीटी है, इंटरनेशनल एब्रिविएशन, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। अब देखें यहां पर होता यह है कि वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आपको जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, लाइक ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ही अंदर की तरफ यहां पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि इसकी मेम्ब्रेन से ही बने होते हैं। These cells are called the podocytes, और उनके दरमियान जो है वो स्पेस भी होती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सेल्स हैं और उन सेल्स को पोडोसाइट्स कहते हैं। ब्लड आर्टरियोल से जब अंदर आएगा तो ये वाला आर्टरियोल का ल्यूमन बड़ा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ज्यादा ब्लड यहाँ पे आएगा। लेकिन आगे से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आर्टरियोल है इसका ल्यूमन जो है वो छोटा है, इफरेंट आर्टरियोल का। तो क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बिल्ट हो जाएगा, और जब यहां पर प्रेशर बिल्ट होगा तो उसके रिजल्ट में इस ब्लड में से बहुत सी चीजें फिल्टर होके यहां पर आना शुरू हो जाएंगी इस जगह पर। तो इसका मतलब है ब्लड में से फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और ब्लड का कुछ पोर्शन वहां से निकलेगा ब्लड के अंदर से, और वो इस कैविटी के अंदर आना शुरू हो जाएगा, इस स्पेस के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम विमेन्स स्पेस भी कह सकते हैं। और जो फिल्ट्रेट इसके अंदर आएगा इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब हमने देखना है कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, कौन सी चीज ब्लड में से बाहर निकली है, इसकी फिल्ट्रेशन में जब जो चीजें बाहर आई हैं उसमें ग्लूकोज भी है, उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसके अलावा इसमें सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स के अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, इसके अंदर क्लोराइड्स हैं, इसके अंदर ये सॉल्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें बाइकार्बोनेट होगा, इसके अलावा इसके अंदर वाटर होगा, इसके अलावा इसके अंदर यूरिया होगा, इसके अलावा इसके अंदर कैरेटिनिन होंगे। तो ये इसमें से जो बाहर की तरफ निकले हैं, यानी ब्लड में से जो कंपोनेंट बाहर आ गए हैं वो ये वाले कंपोनेंट। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर आप इसमें देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसी चीजें हैं जो यूजफुल है और बहुत सी ऐसी हैं जो कि यूजलेस हैं। तो हमने अब क्या करना है, इन यूजफुल चीजों को आगे नहीं जाने देना। अगर वो आगे चले जाएंगे तो इसका मतलब है तो यूरिन का पार्ट बन जाएंगे। अब इसमें से देखें यहाँ पर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सॉल्ट्स हैं, वाटर हैं, ये एसेंशियल हैं, जिसकी वजह से इससे आगे जो है वो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही फिल्ट्रेट यहां पर आएगा तो इस फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, किसके अंदर, पीसीटी के अंदर।
अब पीसीटी के अंदर जितनी भी एसेंशियल कंपाउंड्स हैं उनको रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, जैसा कि ग्लूकोज है, अमाइन एसिड। अब ग्लूकोज और अमाइन एसिड 100% यहां पे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, 100%। अगर नॉर्मल फंक्शन फॉर्म करे नेफ्रॉन तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज और अमाइन एसिड आगे नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा वाटर यहां पे रीअब्सॉर्ब होगा, इसके अलावा सोडियम और साथ क्लोराइड ये यहां पे रीअब्सॉर्ब होंगे, और ये तकरीबन 65% वाटर और सोडियम क्लोराइड भी यहां पर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो बाइकार्बोनेट्स में से कुछ परसेंटेज वो भी यहां पर रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। और ये याद रखना है कि इस पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है। ये आपने वर्ड याद रखना है कि यहां पर अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन कहां होती है, तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन आपको पीसीटी के अंदर ही मिलेगी। इसके बाद इससे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। अब यहां से जैसे रीअब्सॉर्प्शन होगी तो अब ये फिल्ट्रेट जो है वो मूव करना शुरू कर देगा फर्दर ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट, और ये मूव करके जो है वो लूप ऑफ फेनले के अंदर आएगा। और कौन सी लूप ऑफ फेनले के अंदर आप जानते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले के अंदर आएगा। जब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले के अंदर आएगा तो याद रखना है फर्दर वाटर यहां से रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो यहां शुरू हो जाएगी। असेंडिंग जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, तो वाटर यहां से रीअब्सॉर्ब होता रहेगा। इसी तरह से ये फिल्ट्रेट जो है वो फर्दर आगे मूव करेगा, और मूव करके ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा। यहां पर भी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है, और इसके बाद ये डिसेंडिंग के बाद ये असेंडिंग लिम्ब के अंदर आएगा। अब ये रीअब्सॉर्प्शन किस तरह से हो रही है इस पे हमने डिटेल में बात करनी है, लेकिन यहां आपने याद रखना है कि किस पार्ट के अंदर कौन सी चीज है वो रीअब्सॉर्ब होती है। अब ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है इसके लिए आपने याद रखना है दिस लिम्ब इज इम्परमेबल फॉर वाटर। ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी लिम्ब जो है वाटर के लिए इम्परमेबल है। इसके अंदर वाटर को अलाउ नहीं किया जाता कि वो बाहर जाए। इसमें स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, एक्वापोरिन्स, वो एब्सेंट होते हैं जिसकी वजह से वाटर यहां से बाहर नहीं आता। तो फिर यहां से किस चीज की रीअब्सॉर्प्शन होती है, यहां से जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो सोडियम की, और सोडियम के साथ ही क्लोराइड्स आते हैं जिसकी वजह से यहां सोडियम क्लोराइड बनते हैं। यहां पर भी सोडियम की, इसी तरह से यहां पर भी सोडियम की, फिर यहां पर भी सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है, और साथ क्लोराइड्स भी आते हैं जो आके सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। लेकिन यहां पर दोनों रीअब्सॉर्प्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने याद रखना है। यहां पर जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है किसके अंदर, थिन लिम्ब के अंदर, यानी जो थिन पोर्शन है उसके अंदर जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है वो पैसिव है, पैसिव यानी कि फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो थिक लिम्ब के अंदर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है, ये सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असेंडिंग लिम्ब जो है उसमें से वाटर बाहर नहीं आएगा, लेकिन वहां से सोडियम बाहर आएगा। इसमें हमने आगे डिटेल में काउंटर करंट फिनोमेना डिस्कस करना है, जिसमें फर्दर इसको हम जो है वो एनालाइज करेंगे, लेकिन इनिशियली आपने ये चीजों को जो है वो नोट कर लेना है। उसके बाद ये फिल्ट्रेट यहां से मूव करता हुआ डीसीटी के अंदर आ जाएगा, सोडियम जो है उसकी रीअब्सॉर्प्शन होगी, और साथ यहां से वाटर भी रीअब्सॉर्ब होगा। सोडियम और वाटर की यहां पर रीअब्सॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। यहां पर जो सोडियम रीअब्सॉर्प्शन हो रही है वो किस तरह से होती है, एक हार्मोन एक्ट करता है यहां पर, और वो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। याद रखना है ये एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ये डीसीटी पे और ये थिक लिम्ब पर एक्ट करेगा, डीसीटी और थिक लिम्ब पे, और वहां से सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा। उसके अंदर जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होनी है वो एक्टिव होनी है। ये वाली जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन है ये भी एक्टिव है, और ये दोनों की दोनों हार्मोन की इन्वॉल्वमेंट से होती हैं, और वो हार्मोन कौन सा है, वो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। और यहां पर जो सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं यही सोडियम एक्चुअली किडनी इंटरस्टिशियम जो है उसको कॉन्सेंट्रेट भी करते रहते हैं। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि किडनी इंटरस्टिशियम किस तरह से कॉन्सेंट्रेट होता है, या काउंटर करंट फिनोमेना कैसे होता है, हमने आगे डिटेल में बात करनी है। तो ये इन सोडियम की यहां पर इन्वॉल्वमेंट है। अब उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट है ये मूव करेगा, और मूव करके आ जाएगा इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर।
जैसे ये इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएगा तो अब यहां से वाटर की फिर से रीअब्जॉर्प्शन होनी है, लेकिन अब यहां जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी है ये भी एक हार्मोन की वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है इस डक्ट के अंदर, लाइक दिस। यहां से वाटर रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, और जैसे यहां से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है एक हार्मोन की वजह से होती है। दैट हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड द एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये हार्मोन यहां पर एक्ट करेगा और ये वाटर को यहां से वापस रीअब्जॉर्ब करेगा, या आप कहेंगे वाटर को एक्टिवली यहां से लेगा एक्वापोरेंट को ओपन करने के बाद। अब इसके अलावा इसी लिम्ब में से यूरिया भी बाहर आएंगे, ये भी आपने याद रखना है। यूरिया को भी रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, और यूरिया को यहां से क्यों रीअब्जॉर्ब किया जाएगा? टू मेक द किडनी इंटरस्टिशियम मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहां पर किडनी इंटरस्टिशियम को, जो कि मेडुला का पार्ट है, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूरिया को यहां से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, कुछ यूरिया को, ताकि उस जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको बिल्ड रखा जाए। अब इसके बाद यहां से ये फिल्ट्रेट जब निकलेगा कलेक्टिंग डक्ट से, तो कलेक्टिंग डक्ट से निकलने के बाद अब हम इसको यूरिन कहें। इससे पहले तक हम इसको यूरिन नहीं कह रहे थे, लेकिन अब हम इसको यूरिन कहेंगे। अब जैसे यहां से निकलेगा तो ये जाएगा किस पार्ट के अंदर? किडनी के अंदर, ये रीनल पेल्विस में जाएगा। इससे पहले लेक्चर के अंदर आप जानते हैं, उसके साथ इसको कनेक्ट कर लें। ये रीनल पेल्विस के अंदर जाएगा, वहां जाके स्टोर हो जाएगा। अब रीनल पेल्विस से जब ये निकलेगा तो रीनल पेल्विस से निकलकर ये यूरेटर के अंदर जाएगा, यूरेटर। और यूरेटर एक ट्यूब है जो कि रीनल पेल्विस से लेकर उसको कहां पर चले जाएगी? वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चली जाएगी। ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला गया। यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिथ्रा के अंदर जाएगा, और यूरिथ्रा से दिस यूरिन इज डिस्चार्ज आउट, और यहां से इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो अब फर्दर जो पाथवे है उस यूरिन के पास करने का, वो आपने यहां पर जो है वो नोट कर लेना है। अब उसके बाद है सेक्रीशन, तीसरा जो पॉइंट है, दिस सेक्रीशन, या इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब ट्यूबुलर सेक्रीशन के अंदर जो कि या हमारे पास थर्ड पॉइंट है, तो वो कहां पर होता है? ट्यूबुलर सेक्रीशन दैट टेक प्लेस इन DCT, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब सेक्रीशन होती है तो क्या किया जाता है? इसमें पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस और secreted into filtrate, secreted into filtrate from epithelial cell of the DCT। DCT के एपिथेलियल सेल से पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस हैं, उनको सेक्रीट किया जाता है फिल्ट्रेट के अंदर। और फिल्ट्रेट में सेक्रीट करने से क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है? इसकी वजह से फिल्ट्रेट की पीएच को मेंटेन किया जाता है, मेंटेन द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट, ताकि फिल्ट्रेट की पीएच को मेंटेन किया जाए। तो ये जो पीएच की मेंटेनेंस है वो सेक्रीशन की वजह से। तब सेक्रीशन होती कहां पर और किस तरह से होती है? अब हम इस पार्ट के अंदर आए, ये वाला डीसीटी का पार्ट है। अगर हम इसको थोड़ा सा फोकस करें और हम ये देखें कि वो जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है, वो ट्यूबुलर एपिथेलियम कौन सी है? तो ये इस मेम्ब्रेन के जो सेल हैं इसको ट्यूबुलर एपिथेलियम, ये है वो सेल्स। ये इस तरह से सारे के सारे यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहां से पोटेशियम को यहां भेजा जाता है, दिस इज द सेक्रीशन। यानी उस फिल्ट्रेट के अंदर, यहां से फिल्ट्रेट गुजर है, यहां पे पोटेशियम को या हाइड्रोजन आयन को यहां पर फिल्ट्रेट के अंदर भेजा, और जब वो फिल्ट्रेट के अंदर जाएंगे तो इससे उसकी जो यूरिन की या फिल्ट्रेट की पीएच है उसको मेंटेन करेंगे। इसी वजह से इसको हम ट्यूबुलर सेक्रीशन कहते हैं। और इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सेक्रीट करते हैं। अब देखें यहाँ बहुत सारे सेल्स हैं, एक तो यहाँ इंटरस्टिशियम भी है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या किडनी इंटरस्टिशियम से? यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? वो किडनी इंटरस्टिशियम के सेल्स हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो कैपिलरी के सेल्स भी होते हैं।
और इनको हम एंडोथीलियम कहते हैं। आप जानते हैं, हमने ब्लड कैपिलरीज का पढ़ा कि यहाँ पर एंडोथीलियल सेल्स होते हैं या इसको एंडोथीलियम कहते हैं, और तीसरे यहाँ पे ट्यूबुलर सेल्स भी हैं। अब एमसीक्यू आ सकता है कि कहां से सेक्रेशन होती है फिल्ट्रेट के अंदर, या एपिथेलियल सेल से, एंडोथेलियल से, या किडनी इंटरस्टिशियम से। तो याद रखना है ये जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ट्यूबुलर लाइक प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स, वहां से सेक्रेशन होती है। इसका मतलब हमने यहाँ पर नाम भी देखा है, इसका नाम है ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो इस तरह से तीसरा पार्ट होता है जो कि इसके जो पीएच है उसको मेंटेन करता है। तो इस लेक्चर के अंदर आपने स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी किया। इसके बाद इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक हैं जैसा कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, और द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन दैट टेक प्लेस इन द नेफ्रॉन। इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे।